नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हिंदी टेक गाइड। नमस्ते। क्या आप भी 2025 में 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग के लिए एक जबरदस्त मतलब एकदम फाड़ू पीसी बनाने का सोच रहे हैं? हाँ, लेकिन शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि भाई सीपीयू कौन सा लें। एग्जैक्टली जीपीयू कौन सा लगाएं, रैम कितनी, अरे बाप रे बहुत सवाल है। फिकर नॉट, आज इस डिस्कशन में आपकी सारी कंफ्यूजन जड़ से मिटा देंगे। हाँ, और देखो मैं जो भी कंपोनेंट्स बताऊंगा ना, सबके बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए 3D वर्कस्टेशन बनाना ना इसमें एक चैलेंज है। हाँ, वो क्या है? आपको मॉडलिंग एनिमेशन के लिए एकदम स्मूथ व्यू पोर्ट चाहिए, मतलब अच्छी सिंगल कोर सीपीयू स्पीड। राइट। और दूसरी तरफ रेंडरिंग के लिए क्या चाहिए, या तो बहुत सारे सीपीयू कोर्स या फिर एकदम पावरफुल जीपीयू। हम्म। तो कोई एक सबसे बेस्ट पीसी जैसा कुछ नहीं होता, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। मतलब कहाँ ज्यादा टाइम अटकता है, व्यू पोर्ट लैग में या रेंडर टाइम में, ये पहचानना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो आज हम 3 मेन रास्तों पर बात करेंगे, अलग अलग वर्कफ्लोज के हिसाब से बिल्ड्स। चलो फिर फटाफट शुरू करते हैं। पहला रास्ता। पहला रास्ता है व्यू पोर्ट स्पेशलिस्ट बिल्ड, मतलब मॉडलिंग और एनिमेशन के उस्तादों के लिए। ओके, किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज्यादातर टाइम माया, ब्लेंडर या 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग या एनिमेशन करते हैं और चाहते हैं कि व्यू पोर्ट एकदम मक्खन चले बिना किसी लैग के। अच्छा, तो इस बिल्ड का हीरो कौन है? सीपीयू? हाँ जी, इस बिल्ड का हीरो है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K सीपीयू। अरे वाह। ये सिंगल कोर स्पीड का बादशाह है। इसकी जो नई आर्किटेक्चर है ना, व्यूपोर्ट नेविगेशन और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में गजब की रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी। और जीपीयू? वो भी तगड़ा चाहिए होगा। बिल्कुल, साथ में लगेगी NVIDIA RTX 5090 और ध्यान रहे 32GB VRAM वाला वेरिएंट। 32 GB? इतना ज्यादा? हाँ, प्रोफेशनल काम में खासकर हाई रेस टेक्सचर्स या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाली सीन्स पर 16GB कम पड़ जाता है। 32GB VRAM बॉटलनेक बनने से रोकता है। समझा। और रैम? रैम इसमें चाहिए 64GB DDR5 UDIM। ये स्टैंडर्ड कंज्यूमर रैम है जो इन सीपीयूज के साथ कंपैटिबल है। और पावर सप्लाई? पीएसयू कितना लगेगा? पीएसयू कम से कम 1200 वाट का, वो भी ATX 3.1 वाला। ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जो इन नए पावर हंग्री पार्ट्स को स्टेबल पावर देता है। 1000 वाट नहीं चलेगा? नहीं, 1000 वाट में दिक्कत आ सकती है। 1200 वाट मिनिमम मान के चलिए। ओके, बढ़िया। तो ये हुआ व्यूपोर्ट स्पेशलिस्ट। अब दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता, जीपीयू रेंडरिंग का शहंशाह। वाह, ये किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस सीधा रेंडर टाइम पर डिपेंड करता है, जैसे VFX स्टूडियोज, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन वाले। जो रेडशिफ्ट, वीरे, ऑक्टेन, साइकिल्स जैसे जीपीयू रेंडरर्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली, उनके लिए। तो इसमें क्या खास है? यहाँ का मेन अट्रैक्शन दो NVIDIA RTX 5090 GPUs। क्या बात कर रहे हो? 25090? हाँ, डुअल GPUs। ये सेटअप रेंडरिंग स्पीड को लगभग डबल कर देता है और आपको मिलता है टोटल 64GB VRAM। बाप रे, 64 GB VRAM? लेकिन दो कार्ड फिट कैसे होंगे? एयर कूल्ड वाले तो मोटे होते हैं ना? सही पकड़ा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, मदरबोर्ड पर फिट करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्लॉट वाले लिक्विड कूल्ड मॉडल्स ही यूज करने होंगे। स्टैंडर्ड एयर कूल्ड कार्ड्स नहीं लगेंगे। अरे वाह, ये तो सचमुच एक रेंडरिंग मॉन्स्टर मशीन है। भाई बिजली का बिल भी मॉन्स्टर ही आएगा शायद। हाँ, परफॉर्मेंस की कीमत तो होती है। अच्छा, इस बीस्ट को चलाने के लिए सीपीयू कौन सा लगेगा? सीपीयू के लिए हम यहाँ रेकमेंड करेंगे AMD Ryzen 9 9950X। अच्छा, Ryzen 9? इंटेल क्यों नहीं? Ryzen 9 9950X एक शानदार ऑलराउंडर है। मॉडलिंग के लिए सिंगल कोर स्पीड भी अच्छी है और रेंडरिंग असिस्ट या बाकी कामों के लिए मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी दमदार है, काफी बैलेंस्ड है। ओके, और रैम? 64 GB ही? नहीं, यहाँ 128GB DDR5 UDIM बेहतर रहेगा। रूल ऑफ थंब है कि सिस्टम रैम टोटल VRAM से डबल हो। यहाँ टोटल VRAM 64GB है तो 128GB रैम सही रहेगी। और पीएसयू? जाहिर है बहुत तगड़ा चाहिए होगा। बिल्कुल, यहाँ आपको 1600 वॉट से लेकर 2000 वॉट प्लस का ATX 3.1 PSU चाहिए होगा, कम से कम 1600 वॉट। दोस्तों, अगर ये ड्यूअल 5090 वाला मॉन्स्टर पीसी बनाने का सोच रहे हैं तो लिक्विड कूल्ड जीपीयूज और इन हेवी ड्यूटी पीएसयूज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। हाँ, टाइम वेस्ट मत करना, बेस्ट प्राइस पे ले लेना। ठीक है, अब तीसरा रास्ता, सीपीयू रेंडरिंग सिमुलेशंस का चैंपियन। ये किसके लिए है? ये बिल्ड उन स्पेशलिस्ट्स के लिए है जो मेन रूप से आर्नोल्ड, कीशॉट जैसे सीपीयू बेस्ड रेंडरर्स पर काम करते हैं। या फिर हुडिनी जैसे सॉफ्टवेयर्स में जहां भारी सिमुलेशंस चलते हैं। एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, डिस्ट्रक्शन या क्लॉथ सिमुलेशंस जिनमें सीपीयू की रॉ मल्टी कोर पावर चाहिए होती है। तो इस बिल्ड का स्टार कंपोनेंट कौन है? सीपीयू ही होगा? बिल्कुल, यहाँ स्टार है AMD Ryzen Threadripper 7980X CPU, पूरे 64 कोर्स के साथ। 64 कोर्स? वाओ। हाँ, सीपीयू रेंडरिंग और सिमुलेशन टास्क्स में इसकी परफॉर्मेंस गेम चेंजिंग है,
ये कंज्यूमर सीपीयूज को मीलों पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ये टास्क बहुत सारे कोर्स का फायदा उठाते हैं। जीपीयूज में भी लगा सकते हैं या जरूरत नहीं? लगा सकते हैं, 1 या 2 RTX 5090 आपकी दूसरी जरूरतों के हिसाब से, व्यू पोर्ट के लिए या सेकेंडरी जीपीयू रेंडरिंग के लिए। और रैम, यहाँ सीन कुछ अलग है, सुना है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूडिम नहीं लगेगी, यहाँ चाहिए 128 GB या उससे ज्यादा DDR5 RDIMM ECC रैम। RDIMM ECC, ये क्या होता है? ये रजिस्टर्ड ECC मेमोरी है, सर्वर ग्रेड रैम जो डेटा एरर्स को खुद डिटेक्ट और करेक्ट करती है। अच्छा, इसका फायदा? जो लंबे रेंडर्स या सिमुलेशंस घंटों या दिनों तक चलते हैं ना, उनमें सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए ये क्रूशियल है, क्रैश होने से बचाती है। बहुत जरूरी। और ये रैम सिर्फ थ्रेडरिपर वाले मदरबोर्ड पर ही चलेगी? हाँ, ये याद रखना, ये सिर्फ थ्रेडरिपर TRX 50 WRX 90 मदरबोर्ड्स पर ही चलती है, कंज्यूमर बोर्ड्स पर नहीं। और PSU यहाँ भी 1600 वॉट प्लस। हाँ, यहाँ भी वही 1600 वॉट से 2000 वॉट प्लस वाला ATX 3.1 PSU चाहिए होगा। ओके, तो ये थे 3 जबरदस्त रास्ते। अब जल्दी से कुछ जरूरी क्विक टिप्स हो जाएं। बिल्कुल। GPU की बात करें तो प्रोफेशनल 3D वर्क के लिए NVIDIA RTX 5090 32 GB ही रेकमेंड करेंगे। 5080 का 16 GB VRAM कम पड़ सकता है कॉम्प्लेक्स सीन्स में। हाँ, वो लिमिट कर सकता है, 32 GB ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। और रैम कंपैटिबिलिटी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे गांठ बांध लें, इंटेल कोर अल्ट्रा राइजन 9 बिल्ड 1-2 के साथ UDIMM अनबफर्ड, थ्रेडरिपर बिल्ड 3 के साथ RDIMM ECC रजिस्टर्ड, आपस में कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, स्टोरेज के बारे में? एक SSD काफी है? नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी है OS और एप्स के लिए एक तेज PCI 5.0 NVMe SSD, एक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा PCI 4.0 NVMe SSD और आपकी एसेट लाइब्रेरीज, टेक्सचर्स के लिए एक और अलग SSD। मतलब मल्टी ड्राइव सेटअप। हाँ, ये वर्कफ्लो को स्मूथ रखता है। NVMe SSD स्टैंडर्ड SATA SSD से काफी तेज होते हैं। और सबसे जरूरी PSU, इस पर कंजूसी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। एक कमजोर या घटिया PSU आपके महंगे सिस्टम को अनस्टेबल बना सकता है, क्रैश करा सकता है या डैमेज भी कर सकता है। तो कितना? सिंगल 5090 के लिए? सिंगल 5090 बिल्ड के लिए मिनिमम 1200 वॉट ATX 3.1। और डुअल 5090 या थ्रेडरिपर के लिए? उनके लिए 1600 वॉट प्लस ATX 3.1 अनिवार्य है, जरूरी है। ओके, तो अब फाइनल वर्डिक्ट, कौन सा बिल्ड किसके लिए बेस्ट है? निचोड़ क्या है? देखो, सिंपल है। अगर आप ज्यादातर 3D प्रोफेशनल्स की तरह हैं, मतलब काफी सारा मॉडलिंग, एनिमेशन करते हैं और साथ में रेंडरिंग भी, तो बिल्ड 1 व्यूपोर्ट स्पेशलिस्ट। तो हमारी टॉप रिकमेंडेशन है। व्यूपोर्ट एकदम स्मूथ रहेगा और रेंडरिंग के लिए भी सॉलिड पावर मिलेगी। और अगर बिजनेस ही रेंडर टाइम पे निर्भर करता है, VFX स्टूडियो, आर्चविज फर्म, तो बिल्ड 2 GPU पावर हाउस उनके लिए है। ड्यूअल 5090 रेंडर टाइम को आधा कर सकता है, मतलब तेज डिलीवरी, ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ज्यादा कमाई, सीधा फायदा। और अगर कोई CPU रेंडरिंग स्पेशलिस्ट है, आर्नल्ड, कीशॉट वाले या हेवी सिमुलेशंस करते हैं, तो बिल्ड 3 CPU वर्कस्टेशन उनके वर्कफ्लो को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। वो 64 कोर थ्रेडरिपर सच में कमाल की चीज है। तो बेसिकली अपना मेन काम देखो, पहचानो बॉटलनेक कहाँ है, व्यूपोर्ट लैग या रेंडर टाइम, और उस हिसाब से बिल्ड चुनो। बिल्कुल सही, अपने काम को समझे और सही हथियार चुने। और हाँ दोस्तों, भूलना मत, इस डिस्कशन में हमने जिन भी बिल्ड्स और कंपोनेंट्स की बात की है, उन सब के ओरिजिनल और बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जरूर चेक करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे एक आखिरी बात सोचने के लिए है। हाँ बताइए। ये बिल्ड्स आज के सॉफ्टवेयर और वर्कफ्लोज पर बेस्ड है। कौन जाने कल को टेक्नोलॉजी कैसे बदले, शायद GPU व्यूपोर्ट एक्सेलरेशन और ज्यादा जरूरी हो जाए, या AI रेंडरिंग वर्कफ्लो सब बदल दें। एग्जैक्टली। तो सीखते रहना और अडेप्ट करते रहना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट है, बहुत अच्छी बात कही। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मिलते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी टेक डाइव।